जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, ये आईएफपीएच का हिंदी मंच है। आईएफपीएच मतलब इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का हिंदी सेशन है, जो 7 से 8 बजे तक चलेगा। आईएफपीएच द्वारा आयोजित निरंतर हिंदी सेशन में आज का दिन जो है वो 493वां है, यानी कि 493 डेज हो चुके हैं हमें लगातार हिंदी सेशन कराते हुए बिना किसी ब्रेक के। और जैसा हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक कोशिश है कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नॉलेज एक प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर सकें। तो इसी कोशिश के तहत आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर प्रत्यूष अंशुमान। डॉक्टर प्रत्यूष एमडीएस हैं, बीडीएस एमडीएस एमडीएस मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। डॉक्टर प्रत्यूष अभी करंटली एसोसिएट प्रोफेसर है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा में। और सर का जो आज का टॉपिक है वो दांतों की सफाई से रिलेटेड है। तो मैं डॉक्टर प्रत्यूष का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आईएफपीएच के हिंदी मंच पे, और मैं चाहूंगा कि सर अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें, अपना कैमरा ऑन करें और प्लीज आज का सेशन शुरू करें। डॉक्टर प्रत्यूष। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आप ऑडिबल हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष अंशुमान है और मैं सर बीडीएस आपका हूँ। कैमरा शायद ऑफ हो गया है। एक सेकेंड, ये ऑफ हो जा रहा है ऑटोमेटिक बार बार। जी सर, हो गया हो गया। और आईएफपीएच की इस सेशन में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीडीएस हूँ मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज से, और एमडीएस किया मैंने बैंगलोर से श्री राजीव गांधी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज से। और मैं आपको आज दांतों के अलग अलग डिजीजेस और उनकी केयर कैसे की जाएगी, ट्रीटमेंट कैसे होता है, उस पर एक ब्रीफ देने जा रहा हूँ। और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इनको हिंदी टर्म्स में नहीं जानता, पर टर्म्स इंग्लिश होंगे, मैं समझाऊंगा पूरी बात हिंदी में, ठीक है? यूज करने के लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी रहूंगा। तो आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ पीपीटी, उसको प्लीज देखिएगा। उसमें कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, तो आपको मेरी बातें सुननी होंगी, ठीक है? आया? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ये ऐसे तो क्लासरूम टॉपिक नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर वे में मैं इसको नहीं पढ़ा सकता हूँ और समझा सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे पीपीटी जाती है, मैं खुद ही इस पे बातें करता चला जाऊंगा। तो डेंटिस्ट्री क्या होती है? डेंटिस्ट्री वर्ड जो है सोसाइटी में जिस तरह से प्रेवलेंट है, वो थोड़ा सा मिसनोमर है। तो जब हम लोग डेंटिस्ट्री की बात करते हैं, जब पहली चीज किसी के दिमाग में आती है वो होता है टूथ, ठीक है? तो किसी भी तरह से दांत की कोई भी चीज है, वो डेंटिस्ट्री के अंदर आ रही होती है। लेकिन जब आप किसी डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। और टूथ नहीं, जो मुंह के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो लिप्स हो, पैलेट हो, यानी कि तालू, जीभ, गाल, गाल के अंदर का हिस्सा, वो सब कुछ एक डेंटिस्ट देख रहा होता है, एक जनरल डेंटिस्ट देख रहा होता है। और यहीं पर जब फिर स्पेशलाइजेशन आती है, डेंटिस्ट्री की जो स्पेशलाइजेशन होती है, वो इस बात का ध्यान रखती है कि आपका चेहरा ओवरऑल कैसे दिखेगा। यहाँ जो पूरा चेहरा दिख रहा होता है, वो किस तरह का नजर आएगा, हमारे दांत में किसी भी तरह के काम से आपके चेहरे पर क्या फर्क पड़ेगा, ये एक्चुअली डेंटिस्ट्री होती है। मेरा डिपार्टमेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, और मैं बेसिकली यहाँ सर से लेके गर्दन तक, हेड से लेके गर्दन तक का सर्जन हूँ, हेड एंड नेक सर्जन हूँ मैं। अब इसमें आप प्लास्टिक ले लीजिए, एक्सीडेंट्स ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, या कुछ भी। एनीवेज, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है, और सॉरी टूथ के केयर से रिलेटेड है, टूथ की डिजीजेस से रिलेटेड है, तो मैं बातें करूंगा टूथ के डिजीजेस की। तो टू बिगिन विथ, सबसे पहले तो एनाटमी देखनी होती है किसी भी चीज की। जब भी हम लोग कोई भी चीज ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हम लोग एनाटमी देखते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या वीडियो ऑफ है, तो वो भी कर रहा है?
स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? तो जी सबसे सर, पहले, आपका स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, आपका कैमरा ऑफ है शायद। हाँ वो ऑफ हो जा रहा है बार बार, मुझे हाँ नहीं कोई पता, पर प्रॉब्लम नहीं सर, कोई आपका दिक्कत स्क्रीन नहीं है। विजिबल है, आपकी आवाज बहुत हाँ क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ठीक है। तो जब हम लोग टूथ की बात करते हैं तो टूथ की एनाटॉमी थोड़ी समझनी पड़ती है। क्या होता है, टूथ जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो बाहर ऊपर उजला वाला पार्ट दिख रहा होता है मुंह के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। वो क्राउन है जो कि इस्तेमाल होता है खाने में, जो कि दिख रहा होता है और सब। और अंदर एक पिलर जैसी चीज होती है जो कि उस टूथ को बोन के अंदर पकड़े रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग रूट। तो क्राउन और रूट बेसिकली दो पार्ट हो गए टूथ के। अब यहाँ पर एक और चीज होती है कि दांत जो है, जब उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो हमें पहली चीज दिखती है इनामल। इनामल जो सबसे ऊपर की व्हाइट सतह होती है, ये वो पोर्शन है जो शरीर का सबसे हार्ड पोर्शन होता है, क्योंकि इसी पर सारा का सारा लोड पड़ रहा होता है। ये कैल्सिफाइड पोर्शन है इनामल, और उसके अंदर डेंटिन, ये दोनों कैल्सिफाइड पोर्शन होते हैं। ये एक बार बन गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि इसी बेसिस पे सारा ट्रीटमेंट होना है। तो एक रास्ता हो गया इनामल डेंटिन, और तब अंदर में एक ब्लड सप्लाई होती है, कनेक्टिव टिश्यू हो रहा होता है जो कि ब्लड नर्व्स ये सब सप्लाई कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्स। उसके बाद रूट के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटम। ये सीमेंटम पतली पतली रस्सियों की तरह, लिगामेंट्स जो होते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, उससे बोन्स में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये वो पकड़ होती है जो कि बोन को और टूथ को एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो ये सीधे सीधे फ्यूज्ड नहीं है, मतलब दांत के अंदर जो रूट है वो हड्डी नहीं है, वो डेंटिन है। और वो जो भी बोन है वहां पे, उससे पतली पतली रस्सियां जो कि पेरियोडोंटल लिगामेंट्स कहलाती हैं, उनसे कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है। तो कोई भी डिजीज अब होगी यहाँ पे, तो उसके पास दो रास्ते हैं जाने के। डिजीजेस मोस्टली जो हो रही होती हैं वो ड्यू टू इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन के पास दो रास्ते आते हैं यहाँ पे। एक जो कि डायरेक्टली दांत के थ्रू हो रहा होता है, दांत के थ्रू हो रहा होता है, और इनामल डेंटिन इनको हार्म करते हुए पल्प तक पहुंचेगा। पहला रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता होता है इस साइड से, मसूड़ों के तरफ से। मसूड़ों की तरफ से इधर से आएगा और आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट और सीमेंटम को हार्म करते जाएगा, वहां पे हड्डियों को गलाते जाएगा। तो दो तरह की मेन बीमारियां दिख रही होती हैं दांतों में। पहला जो मैंने बताया कि इनामल के थ्रू आएगा, वो होता है डेंटल केरीज। केरीज मतलब इन जनरल वर्ड्स दांतों का सड़ना। दांतों की जो सड़न होती है उसको केरीज बोलते हैं। दिखती कैसी है, वहां पे गड्ढा हो गया होगा, छेद हो गया होगा, कालापन दिख रहा होगा, और जो सबसे मजबूत हिस्सा है इनामल, वो गलने लगता है। कैल्शियम वहां से गलता है और धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेस करने चली जाती है। ये इनामल के किसी भी पार्ट पे हो रहा हो सकता है, ऊपर वाले पार्ट पे हो रहा हो सकता है, साइड वाले पार्ट पे हो रहा हो सकता है, नीचे से हो रहा हो सकता है। इसको बोलते हैं डेंटल केरीज। होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे चार चीजें ऐसी हैं जो एक साथ आ रही होती हैं। पहला, एक दांत, ससेप्टेबल टूथ जो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये दांत क्या करता है, दांत होगा तभी सड़ेगा, राइट? तो पहली चीज होती है दांत। दूसरा होता है डेंटल बायोफिल्म। यहाँ पे डेंटल बायोफिल्म का मतलब इतना है कि वो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस वगैरह जैसे, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है। तो दांत हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इनके साथ आता है फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स। फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली जंक फूड हो रहा होता है, चॉकलेट हो रहा होता है, चीनी हो रही होती है, कुछ भी मीठा हो रहा होता है। इन तीनों के भी रहते में केरीज नहीं होती है, अगर आप वहां पे समय ना दें। तो चौथा फैक्टर होता है समय। तो दांत है, बैक्टीरिया है, सड़ने वाली एक चीज है, और उन सबके पास समय है, तो दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसमें से एक भी चीज प्रिवेंट कर लेते हैं, एक भी चीज को आप रोक लेते हैं, तो दांत नहीं सड़ता है। ठीक है।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्रश करना चाहिए। ब्रश सुबह शाम अगर करते हैं तो हम लोग टाइम ही कम दे रहे हैं किसी भी चीज को वहां पड़े रहने का। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया आएगा ही, आप खाना खाइएगा ही। और अब उस तरह का खाना नहीं है कि आप सिर्फ फल खा के चल रहे हैं या कुछ भी। फल भी फंस जाते हैं तो वो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट जैसा काम करता है। कुछ भी फंसा हुआ है वो केरीज की तरह काम, सॉरी, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करेगा और उससे केरीज होंगी। केरीज, इसको बोलते हैं ब्लैक्स क्लासिफिकेशन, जो अभी आपके सामने है। और वो अलग अलग जगह पर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे अगर दांत के ऊपर पे हो रहा हो तो क्लास 1 बोलते हैं, साइड से हो रहा हो पीछे वाले दांतों में तो उसको क्लास 2 बोलते हैं। ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव से इसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लास 3 हो गया अगर आगे वाले दांतों में साइड से हो रहा हो। क्लास 4 हो गया साइड से और ऊपर से हो रहा हो तो क्लास 4। क्लास 5 अगर मसूड़े के पास से होने लगे। और क्लास 6 इन सब के अलावा और कहीं से, जैसे कस्प टिप वगैरह से अगर होता है तो फिर उसको क्लास 6 केरीज बोलते हैं। तो ये ब्लैक्स क्लासिफिकेशन है जो कि काफी प्रेवलेंट चलता है। अब क्या हो रहा होता है कि ये बढ़ता कैसे है। शुरुआत हमेशा इनामल से हो रही होती है। अगर आप पहले दांत पे ध्यान देंगे तो वहां पे इनामल सड़ना शुरू हुआ है। जितने देर तक वो केरीज इनामल पे है, अभी बढ़ा नहीं है उससे ज्यादा, आपको पता नहीं चल रहा होता है। क्योंकि अभी तक न दर्द होगा, ना सूजन होगी, ना कुछ पता चल रहा होगा। ये जो होता है सिर्फ एक कालापन वहां दिखता होता है, कोई दर्द नहीं हो रहा होता, लेकिन माइक्रोब्स वहां अपना काम कर रहे हैं। वो एक लेयर इनामल आपका खत्म कर चुके हैं। दर्द नहीं हो रहा होता क्योंकि एग्जैक्टली इनामल और डेंटिन में नर्व्स नहीं होते हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर। तो इसलिए वहां पे सड़न जो है सिर्फ दिख रही होती है, वहां पर आपको और कुछ महसूस नहीं हो रहा होता है, सिर्फ कालापन दिखेगा। दूसरी पिक्चर में जब वो सड़न पहुंच जाती है आपके डेंटिन तक, तब आपको सेंसिटिविटी शुरू होती है। क्योंकि डेंटिन जो होता है वो थोड़ा कम मिनरलाइज्ड होता है इनामल से, और नर्व्स के ज्यादा पास होता है। तो वहां पे एक फ्लूइड होता है जो कि आपको एक सेंसेशन देता है। तो जो जनरल टर्म सेंसिटिविटी होती है, जैसे आइसक्रीम खाने से हो रही है या गर्म पानी पीने से हो रही थी, किसी किसी को मीठे से हो रही होती है, वो इसी कंडीशन में होता है। मतलब अब केरीज जो है वो ज्यादा डीप हो गई है और पल्प के पास पहुंच रही है। आगे जब बढ़ी केरीज, जब पल्प के पास पहुंच जाती है तो ये सारा इन्फेक्शन जो ऊपर था, जितने माइक्रोब्स थे, वो पल्प यानी कनेक्टिव टिश्यू ब्लड सप्लाई के आसपास पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद आपकी बॉडी एक रिएक्शन देना शुरू करती है। जैसे किसी भी इन्फेक्शन में आपकी बॉडी एक रिएक्शन देती है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि वहां पर एक रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, पेन होगा। बॉडी बताती है मुझे अब यहाँ पे जरूरत है डिफेंसेस की। तो दांतों के साथ क्या होता है कि जब इतना कुछ हो चुका होता है और पल्प तक बात पहुंचती है, तब जाके वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो रहे होते हैं। हार्ड स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो वहां है, पल्प जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां क्या होता है कि इस रिएक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन में वहां पे सूजन होती है। और दांत क्योंकि एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो वो इस पल्प के साथ फैल नहीं पाता है, क्योंकि वो पल्प सूज रही है और वो फैल नहीं पा रही है। इसलिए वहां पे बहुत तेज दर्द शुरू होता है, जिस कारण से हम लोग बोलते हैं कि दांतों का दर्द बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। वो यही स्टेज होता है। अब यहाँ पर जब तक कि वो स्वेल्ड पोर्शन नहीं हटेगा, दांतों का दर्द नहीं जाता है। चौथा स्टेज फिर होता है कि अब वहां से भी फैलकर नीचे रूट के थ्रू होते हुए नीचे की हड्डी तक पहुंच गया। ये भी पेनफुल सिचुएशन होता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलते जा रहा है। केरीज एक इन्फेक्शन है, वो ऐसे ही नहीं जा रहा होता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसका इलाज कैसे करेंगे। इलाज करने के लिए क्या होता है कि पहले और दूसरे पिक्चर में जब तक चीजें, यानी कि जब तक दर्द नहीं शुरू हुआ है लेट से,
ठीक है, डीप नहीं गया है, इस कंडीशन पे नहीं कि पल्प में इन्फेक्शन शो होने लग जाए, माइल्ड या सीवियर, तब तक हम लोग उसमें फिलिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग जनरल फिलिंग बोलते हैं। फिलिंग तीन तरह से होती है, तीन तरह से नहीं, मतलब तीन मटेरियल उसमें यूज होता है। दो तो इसमें बहुत पुराना मटेरियल है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड फिलिंग, सिल्वर फिलिंग्स दोनों बहुत अच्छी फिलिंग्स हैं, लेकिन उनके साथ दो प्रॉब्लम थी। पहला, वो दांतों से जुड़ती नहीं है, वो वहां पे रखी जाती हैं और इस तरह से उस कैविटी को बनाया जाता है कि वो वहां फंस जाए। दूसरा, वो फिलिंग्स जो है, दोनों के दोनों, उनका कलर अलग होता है, देखने में ऑड लगता है। इसलिए धीरे धीरे अब गोल्ड और सिल्वर फिलिंग्स नहीं हो रही होती हैं, काफी टेक्निक सेंसिटिव हो जाता है। तो अब जो फिलिंग होती है उसको हम लोग कॉम्पोजिट फिलिंग बोलते हैं। कॉम्पोजिट फिलिंग का फायदा है कि दांत से बॉन्ड कर जाता है, यानी कि दांत के साथ मिल जाता है। दूसरा, वो उसी रंग का भी होता है, तो ज्यादातर समय में आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पे फिलिंग हुई भी है। अब ये तो हुआ, मतलब जिस समय आपको दर्द नहीं शुरू हुआ हो, लेकिन ऐसे कंडीशन में जहां दर्द शुरू हो चुका है, यानी कि यहाँ तीसरे और चौथे पिक्चर में जैसा है, दर्द शुरू हो चुका है, इन्फेक्शन फैल चुका है सॉफ्ट टिश्यू तक, तो वो वहां से फैलता रहेगा जब तक कि ये इन्फेक्टेड पार्ट जो होता है, ये पूरा का पूरा इन्फेक्टेड पार्ट निकले नहीं। हमारे सर्जरी में जो ये चीज होती है कि जो इन्फेक्शन है उसको हटा दो, तो जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो नेक्रोज्ड हो जाता है, मतलब कि वो पूरा डेड हो जाता है। डेड पार्ट को रख के कोई फायदा नहीं है, उसको हम लोग हटा देते हैं। और एक बार जब इन्फेक्शन थोड़े से एरिया में भी आ गया, जैसे यहाँ तीसरे वाले में, तो इस पूरे एरिया जो कि एक बंद एरिया में है, उस पूरे में वो फैलेगा ही नहीं, आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए एक दूसरा टर्म जो जनरली आप डेंटिस्ट के मुंह से सुनते हैं, वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक दांत जो कि इन्फेक्टेड है उसको ओपन करके, सेकंड पिक्चर में आप देखिएगा एक ओपनिंग बना दी गई है, ओपन करके, और वहां से सारा का सारा इन्फेक्टेड टिश्यू, इन्फेक्टेड पल्प जो है वो निकाल दिया जाता है। एक बार जब सारा का सारा इन्फेक्टेड टिश्यू निकल जाता है और टिश्यू सेटल डाउन कर जाता है, यानी अब दर्द नहीं है, अब नेक्रोसिस, आगे बढ़ने वाले बैक्टीरिया हम लोग निकाल चुके हैं, उसको हम लोग क्लीन कर चुके हैं, उसके बाद उसको भरा जाता है। एक पाथ जिससे ब्लड जा रहा था वो बंद हो जाता है। थैंकफुली हमारे पास दांत में एक दूसरा पार्ट होता है, ये बाहर वाला, जिससे ब्लड सप्लाई उस दांत की बनी रहती है। और अंदर वाले पोर्शन को हम लोग पल्प निकाल के सील कर देते हैं। सील करने के बाद ऑफ कोर्स अंदर से तो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, तो दांत में थोड़ी तो मजबूती कम हो जाएगी, हाइड्रेशन दांत का कम हो जाएगा, तो एक कैप दिया जाता है और आरसीटी इस तरह से कंप्लीट मानी जाती है। आरसीटी में अब ये पल्प वाला पोर्शन सील हो जाता है, वहां पे अब ब्लड सप्लाई नहीं। दूसरा जो रास्ता मैंने आपको बताया था, एक तो ये इनामल डेंटिन के थ्रू आ गया, दूसरा जो है वो मसूड़े के तरफ से आ रहा होता है। मसूड़े के तरफ से मतलब साइड में, यहाँ पे कुछ जमा हो रहा है, वहां पे बीमारियां हैं। ये कैसे शुरू होता है? तो हर दांत के ऊपर, मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हर तरह के हैं, और वो जमा हो रहे होते हैं, जिसको हम लोग प्लाक बोलते हैं। प्लाक एक इनविजिबल लेयर है, दिखती नहीं है, और ये लेयर क्या होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें प्रोटीन रहता है, और वो सब कुछ वहां पे दांत से चिपकते जाते हैं। हम लोग जो रोज ब्रश करते हैं वो एक्चुअली इसी लेयर को हटाते रहते हैं। रोज हमारी लड़ाई है इस बैक्टीरिया से, हम रोज उसको हटाएंगे, रोज वो वहां पे जमा होता है। धीरे धीरे ये लेयर जो है छूटते छूटते, जब पूरे से साफ नहीं हो रहा होता है, तो एक मोटी परत बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। अब ये उसी को जमा कर करके, जनरली ये एरिया जो है आपको अपने नीचे वाले आगे वाले दांत के पीछे में दिखेगी। उसका एक कारण
ये भी होता है कि वहां पे एक तो ब्रश जल्दी नहीं पहुंच रहा होता है, लोग अपने ब्रश को वहां जल्दी नहीं पहुंचा पाते हैं। और दूसरा कारण होता है कि जो हमारी थूक की ग्रंथि है, हमारे शरीर में 3 थूक की ग्रंथियां होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। उसमें से सबमैंडिबुलर ग्रंथि जो होती है उसमें से म्यूकस सिक्रीशन हो रहा होता है, थोड़ा थिक सेक्रीशन होता है, और वो सेक्रीशन बहुत सारा कैल्शियम अपने अंदर रखता है। कैल्शियम क्यों रहता है नेचुरली हमारे थूक में? वो इसलिए क्योंकि जो कैल्शियम कुछ दांत से निकला है वो वहां वापस जमा भी हो, तो उसके लिए थूक में, थूक के सॉल्यूशन में कैल्शियम होना जरूरी है रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर अब एक्सेस में हो रहा होता है क्योंकि उसी जगह से निकल रहा होता है तो थोड़ा ज्यादा होता है, और वो प्लाक पे जमा होते होते बैक्टीरिया के साथ ये मोटी सी परत बना लेता है। अब यहाँ क्या हो रहा होता है, एक बार जब वो परत बनती है, प्लाक ज्यादा होता है, तो मसूड़े जो होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। अगेन इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन होगा। तो मसूड़ों के इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस हुआ मसूड़ों का इन्फेक्शन। मसूड़ों के चारों तरफ लाल लाल दिखेगा, मोटा दिखेगा, थोड़ा ज्यादा गोल दिखेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मसूड़ा जो है अच्छा कोनिकल शेप देता है, एक शेप यहाँ बनता है दो दांतों के बीच में पूरा ढका हुआ, वो यहाँ पे मोटा हो जाता है, सूजन सी आती है। इसी के साथ में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि ब्लीडिंग हो रही है, दांत जो है वो, सॉरी, मुंह से बदबू आ रही है। और यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पेरियोडोंटाइटिस बन जाता है। पेरियोडोंटाइटिस का मतलब हो गया कि अब यहाँ मसूड़ों तक बात नहीं है, उससे अंदर जा रही है। ठीक है, अंदर जा रही है, और वो पेरियोडोंशियम जो मैंने बताया था, पेरियोडोंटल लिगामेंट, जो कि दांत को और बोन को एक दूसरे से मिलाता है, वो पोर्शन इन्फ्लेम होता जा रहा है, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। एक बार जब इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो शरीर या तो उससे लड़ लेता है, नहीं तो उस इन्फेक्शन से भागने की कोशिश करता है। और वहां पे क्योंकि एक परत ही जमा है, तो ज्यादातर यही होता है कि हड्डी वहां से गलने लगती है, वो जगह छोड़ने लगती है, और इसलिए जड़ जो है वो दिखने लग जाता है धीरे धीरे। ये तब भी होता है जब दो दांतों के बीच में खाना फंसता है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आगे वाले पोर्शन में आप देखिएगा कि मसूड़ा पूरा ऊपर तक है क्योंकि खाना यहाँ नहीं फंस रहा, लेकिन पीछे में एक बड़ा सा छेद हो गया है। खाना फंसते फंसते वहां से हड्डी गलने लगती है, क्योंकि खाना भी जब फंसा रहता है, खाना ऐसे भी छोड़ दे तो सड़ेगा, तो दांत के बीच में भी अगर छूटता है तो वो सड़ेगा। सड़ेगा तो वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा तो उतने बड़े खाने से नहीं लड़ पाती है शरीर, तो वो रिसीड करना शुरू होता है, जड़ छोड़ने लगता है। इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, दो तरह से जड़ छोड़ता है। एक तो आप पहले देख रहे होंगे कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली छोड़ता है। हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा का पूरा हड्डी वहां से गल रहा होता है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। और दूसरा होता है कि एक पोर्शन गल रहा है हड्डी, लेकिन है ऊपर तक, धीरे धीरे गंदा और नीचे जमा होगा और नीचे जमा होगा, और यहाँ से छोड़ते जाएगा, मसूड़ा शायद ऊपर तक दिखता रहे। इसको हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं पॉकेट। वहां पे एक पॉकेट दिख रही होती है, और बोन लॉस दिख रहा होता है। एनीवेज, बोन लॉस होना है, आइदर ये जो टेढ़ा सा बोन लॉस है वो हो, जिसको हम लोग वर्टिकल बोन लॉस बोलते हैं, या बिल्कुल फ्लैट शेप में हो, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोन लॉस बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल बोन लॉस में आपको सीधे सीधे दांत की जड़ दिख रही होगी। वर्टिकल बोन लॉस में जहाँ पॉकेट होता है, दांत की जड़ नहीं दिख रही होती है जितनी दूर वो है, क्योंकि वो मसूड़े से ढका हुआ है, लेकिन मसूड़े के अंदर आपका प्लाक और टार्टर फैलते जा रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। वो इनसाइड वाला जो प्रॉब्लम है वो हो रहा होता है। क्या कर सकते हैं इसमें? अब जैसे इसमें ये जो पिक्चर है पर्टिकुलर, इसमें हॉरिजॉन्टल बोन लॉस है, ये आप सबकी जड़ देख रहे हैं, क्राउन, और साथ में रूट थोड़ा थोड़ा सब में आपको दिख रहा है। जो बोन लॉस हो चुका वो वापस नहीं आएगा, दोबारा से उसको चढ़ा पाना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो है बचा हुआ,
उसको हम लोग फर्दर बचा के रख सकते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए, ये भी एक एक्सरे में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बोन लॉस है और इधर देखिएगा तो एक वर्टिकल बोन लॉस है, मतलब यहाँ पर मसूड़ा दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा बोन लॉस है, बीच में जड़ लगभग छूट चुकी है। ऐसे कंडीशन में दांत हिलने लगता है। दांत में जब हिलने वाली समस्या आती है तो स्थिति ऐसी ही होती है, अंदर से हड्डी छोड़ चुकी होती है। तो एक तो बाहर से दिख रहा है कि छुट्टी भी है, दूसरा अंदर से भी छुट्टी भी होती है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि पहले प्लाक जमा मत होने दें। अगर वहां पे प्लाक और कैलकुलस है उसको क्लीन करवा लीजिए, वहां से सारा इन्फेक्शन हटा, वापस से मसूड़ा सेटल डाउन करेगा और प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बस ऐसा ही दिखता है, ये सारा का सारा गंदा जो है जब हटता है, साफ सुथरा दांत और धीरे धीरे मसूड़ा वहां पे सेटल डाउन करके और ट्रीटमेंट खत्म। यहाँ पे आपका इन्फेक्शन बढ़ा ही नहीं तो आगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिंजिवाइटिस का आप समझ लीजिए सॉल्यूशन हो रहा होता है। मोटा मोटा प्लाक जब जमा हो जाता है यहाँ पर, अगर आप देखिएगा तो प्लाक कितना बड़ा हो कि एक्चुअली दांत तो पूरा दिख रहा है, ये रूट का पोर्शन है जिसके ऊपर आपको ये कैलकुलस दिख रहा है। और मसूड़ा भी देखिएगा तो लाल हो चुका है और ये लाल मसूड़ा जो है वो इन्फ्लेम है, वो फर्दर और नीचे ही जाएगा, यहाँ पे और नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाता है कि स्केलिंग कर दी जाती है। एक बार आप स्केलिंग कर दिए तो मेन समस्या क्या आती है स्केलिंग में कि क्योंकि ये मोटा मोटा लेयर जो है वो हटाया जाता है, तो लोग बोलते हैं कि हमारा दांत जो है वही घिस दिया है। जब हम लोग ये पर्टिकुलर डिवाइस यूज करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक स्केलर, ये क्या करता है, एक थरथराहट पैदा करता है और वो थरथराहट जो है इस पत्थर को तोड़ देती है। ये देखने में लगता है कि हम लोग घिस रहे हैं उसको, लेकिन यहाँ एक्चुअली घिसते नहीं। यहाँ क्या करते हैं कि वो थरथराहट देते हैं जिससे ये टूटते चला जाए, टूट जाएगा तो दांतों को बिना किसी हार्म के, बाकी किसी दांत को कोई नुकसान नहीं होता है। ये पत्थर क्योंकि लूज होते हैं तो वो टूट जाते हैं। ये एक मैट्रिक्स नहीं बना हुआ है ना, ये अलग से पत्थर है। कुछ बैक्टीरिया है वहां पर जमा होते होते कैल्सिफाइड हो गया है, तो ये बहुत इजीली टूट जाता है उनसे और अच्छा दांत जो है सामने दिखता है। लेकिन जो हड्डी वहां से पोर्शन गल चुका है, जहां पे मसूड़ा छोड़ चुका है, वहां पे इस तरह के छेद बन जाते हैं। ये छेद उस सफाई से नहीं बने हैं, ये छेद जो था वो भरा हुआ था क्योंकि वहां पे वो कैलकुलस जमा था। एक बार जब ये कैलकुलस निकल गया तो ये छेद दिख रहा होता है। तो सोसाइटी में एक ये चलता है कि नहीं इससे दांत ही घिस गया। ये दांत नहीं घिस रहा होता है, ये सिंपली वो एरिया जो है वो गंदा जो है वो हट रहा होता है। और वो गंदा जो होता है वो मोटा पत्थर जैसा लग रहा होता है कि हाँ वो दांत जैसा ही है, लोग उसको दांत का हिस्सा समझ रहे होते हैं। फर्दर अगर पेरियोडोंटाइटिस वगैरह होती है तो हम लोग एक सर्जरी करके अंदर जाते हैं और वहां से सारा का सारा इन्फेक्शन निकालते हैं। अब पिक्चर ए और डी में अगर आप देखिएगा आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उस दोनों में एक भारी अंतर ये है कि जो अंदर वाला पोर्शन था वहां से इन्फेक्शन हटा दिया गया है और वहां पे हमने बोन ग्राफ्ट डाल दिया है। तो अब यहाँ पे इस दांत में इस जड़ के पास जो बिल्कुल मजबूती नहीं थी और एक इन्फेक्शन था जो फैल रहा था, वो बदल गया है और अब वहां पे हमने हड्डी डाल दी है तो एक पकड़ बन जाएगी, मजबूत पकड़। ऊपर से देखने में ज्यादा अंतर नहीं लगता है लेकिन अंदर से दांत की मजबूती जो है वो बढ़ गई है। और यहाँ पर अब आप खाना जो है वो अंदर नहीं जाके फंसेगा, यहाँ पे आप इसको क्लीन रख सकते हैं, तो फर्दर आप अपने दांतों को बचाए रख सकते हैं। तीसरी चीज जो इन जनरल समस्या आती है, और ये समस्या ये डिजीज जो है वो यंग पेशेंट्स में ज्यादा आती है कि
जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं वैसे में हमारा जॉ साइज जो है वो छोटा हो रहा है, हमारे जबड़े का साइज छोटा होता जा रहा है। और हम लोग जो है हमारे पास एक दांत अभी ऐसा है जो पूरे से खत्म नहीं हुआ है, वहां पे रहता है, वो पूरे से निकल नहीं पाता है ज्यादातर समय में। किसी किसी में आज के डेट में अभी ये दांत नहीं आ रहा होता है, जिसको हम लोग अकिल चौवा बोलते हैं। अकिल चौवा काफी बाद में निकलता है, करीब 17 से 22 साल की एज तक में। लेकिन ये अकिल चौवा पहली चीज, अकिल चौवे से अक्ल का एक्चुअली कोई संबंध नहीं होता है, मैच्योरिटी का संबंध होता है कि वो उस एज में निकल रहा होता है जब आदमी मैच्योर हो रहा हो। और अब धीरे धीरे वो निकल नहीं पाता, उसका रास्ता रुक जाता है, वो जॉ के अंदर इतनी जगह नहीं है। तो समस्या क्या आती है उससे कि वो फंसता है और दूसरे दांत को हिट करने लगता है। दूसरे दांत को हिट करने लगता है, जैसे ऊपर में भी देख रहे होंगे या नीचे में भी देख रहे होंगे। ये अलग अलग तरह से फंस सकता है। पहला, वो स्ट्रेट ऊपर ही आने की जगह नहीं हो रही है। दूसरा, एक एंगल पे है जो दूसरे दांत को डायरेक्टली हिट कर रहा हो। तीसरा, वो दांत पूरा लेटा ही हुआ होता है, आगे वाले दांत को हिट कर रहा होगा। और चौथा, वो एक डिस्टल तरफ से, मतलब अपोजिट साइड की तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा हो। इस चार में से कोई एक स्थिति हो सकती है। अब जब ये दांत निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो दो जगह प्रॉब्लम होगी। पहला, निकलते समय मसूड़े पे। इन जनरल ये प्रॉब्लम होती है जब कोई भी दांत निकल रहा होता है तो मसूड़े में थोड़ा सा दर्द होता है। दांत निकलते समय मसूड़े में थोड़ा सा दर्द होता है। इस दांत के निकलने में भी ये समस्या है। लेकिन इसके साथ एक और समस्या ये हो जाती है कि इसके पास जगह भी नहीं है निकलने का। ये जाके इस आगे वाले दांत से टकराएगा और कभी इस मसूड़े को पार नहीं कर पाएगा। तो दांत जो है, ये मसूड़ा जो है वो हमेशा चोट खाते रहेगा और इसमें इन्फ्लेमेशन, दर्द होते रहेगा। साथ ही क्या होता है कि ये जो मसूड़ा होता है ना, ये इसके इनामल से चिपका नहीं रहता है। किसी भी दांत का मसूड़ा इनामल से चिपका नहीं रहता है, वो सिर्फ वहां रखा रहता है। तो ये भी एक तरह से पॉकेट की तरह एक्ट करता है। यहाँ भी खाना फंसता है और हो सकता है अंदर अंदर इतना पोर्शन सड़ा दे। ठीक है। तो ये पहली समस्या होती है जो कि मसूड़े पे पड़ रही होती है। दूसरा क्या होता है, अगेन वापस उसी पिक्चर पे हम लोग, दूसरा क्या होता है कि ये दांत जो है वो हिट कर रहा होता है आगे वाले दांत को। और इस तरह से हिट करते हुए शरीर में खासियत होती है कि जहां पे भी ज्यादा दबाव पड़ेगा ना, वहां पर रिजॉर्प्शन चालू हो जाता है। रिजॉर्प्शन मतलब वहां पे एक क्या बोलते हैं, हड्डी जो है वो गलना शुरू हो जाती है। कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर, कहीं पे आप लगातार दबाव दीजिए तो वहां पे वो चीज गलने लगती है। वही यहाँ हो रहा होता है कि दबाव पड़ने लगता है, और क्या होता है इसके कारण, ये दांत का जड़ ही सड़ने लग जाएगा। ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसको खोल करने के लिए, अपने आप को इरप्ट करने के लिए, और आगे वाले दांत को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे कई तरह की समस्या आती है। प्लस दांत भी टेढ़ा होने लगता है। ऊपर वाले दांत में अगर देखिएगा तो वो टेढ़ापन भी ला रहा है, उस दांत को ठेल देता है। ठीक है। ये तो एक एक तरह की समस्या है। दूसरा, जो फंसा हुआ दांत है, वो प्रकृति ने उसको फंसा के नहीं रखा है। तो उसके ऊपर एक इनामल होता है, सॉरी एपिथेलियम होता है, जो कि कोशिश कर रहा होता है कि वो निकले, लेकिन नहीं निकल रहा है। तो वहां और भी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे आप देखिएगा इस एक्सरे में, तो लास्ट वाले दांत के चारों तरफ एक सिस्ट जैसा बना हुआ है। और ये सिस्ट जो है वो, जो दांत फंसा हुआ है उसको काफी पीछे ठेल चुका है। आप नोटिस कीजिएगा, वो पीछे मैंडिबल के एंगल पे पहुंच गया है। ठीक है। तो ऐसी चीजें भी हो रही होती है, इसको सिस्ट बोलते हैं। कई बार ये अमीलोब्लास्टोमा भी बन जाता है। अमीलोब्लास्टोमा एक तरह का ट्यूमर होता है। तो ऐसी चीजें भी होती है, इसलिए फंसे हुए दांत को हम लोग निकाल देना प्रेफर करते हैं। इन सब का सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, चाहे दांत सड़ा हुआ हो, चाहे हिल रहा हो, चाहे पेरियोडोंटाइटिस हो, अगर इन रेगुलर तरीके से नहीं ठीक हो सकता, उस दांत को निकाल देते हैं। निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन।
अब यहाँ एक्सट्रैक्शन तो कर दिया, एक दांत था जिसको निकाल दिया, निकालने के बाद वहां बच जाएगा एक गड्ढा, एक जगह बच जाएगी। हाँ, वो गड्ढा जो है वो भर जाएगा, बोन है अपने आप को हील करेगा वहां पे, और वो गड्ढा भर जाएगा। लेकिन उसके आगे क्या होता है, उसके आगे क्या होगा कि दांत जो है वो, बाकी बचे हुए दांत उस खाली गड्ढे में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऊपर वाला दांत उस गड्ढे में आने लगेगा, आगे वाला दांत पीछे, पीछे वाला दांत आगे, उस गड्ढे की तरफ सब कुछ बढ़ रहा होता है। क्योंकि वहां पर अब समझ लीजिए चीजें एक स्ट्रिंग में थी, बीच से एक स्ट्रिंग गायब हो गया, तो सबसे आसान है ना उस तरफ ठेलना, खाली जगह है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सब कुछ उस तरफ ठेलाएगा। तो हर चीज जब उस तरफ ठेलाती है तो एक तो वो जगह कम हो गई, दांत ठीक से बैठना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दांत टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। तो पहली समस्या तो यह थी कि दांत ठीक से नहीं बैठ रहा होता है, तो आपको खाने में समस्या आएगी, बाकी दांत जो है वो हिलना शुरू कर जाएगा, बाकी दांत के बीच में खाना फंसना ज्यादा हो जाएगा, गैप बनने लगेगा, तो ये बाकी दांत जो है वो डैमेज होने लगता है। दूसरी समस्या क्या आती है कि क्योंकि दांत नहीं बैठ रहा होता ठीक से, एक सेकंड में अपना वीडियो कैसे ला सकता हूँ, दिखाना है हमको अपना वीडियो। हाँ, कहाँ जाना होगा, हाँ, मेरा वीडियो आ रहा है। हाँ, तो मेरे वीडियो पे एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि दांत जो है वो एक दूसरे पे बिल्कुल इस तरह से बैठ रहा होता है, जो खांचा है उस पे एक दूसरे पे बिल्कुल फिट बैठता है। सर आपका वीडियो ऑफ हो जा रहा है बार बार। हाँ, हम भी वही नोटिस कर रहे हैं, मेरा वीडियो ऑफ हो जा रहा है बार बार। खैर एनीवेज, 2 मिनट का काम है, अगर नोटिस कीजिएगा तो एक खांचे में बैठता है, ठीक है, और इसमें थोड़ा भी एरर ना गैप क्रिएट कर देता है। गैप क्रिएट जब होता है तो आपके जॉइंट्स जो होते हैं उस पर असर पड़ रहा होता है, और समय के साथ वो ज्वाइंट जो है वो खराब होने लगता है, घिसने लगता है, और जिस तरह का दर्द घुटने में हो रहा होता है या पीठ पे हो रहा होता है पोस्चर सही नहीं होने के कारण, उस तरह की समस्या यहाँ भी डेवलप होती है, जिसको हम लोग टीएमजे प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट प्रॉब्लम्स। उसमें कई बार कान के आगे दर्द हो रहा होता है, कई बार आवाज सुनाई देती है, क्लिकिंग साउंड होता है कट कट करके, लोग उसको बहुत बार जो है वो कोई और मसल, कोई और बोन के डिजीज से उसको रिलेट करते हैं, ईयर के डिजीज से रिलेट करते हैं, लेकिन समस्या इस जॉइंट की होती है और इसलिए प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं हो रही होती है। तो दांतों का यहाँ ठीक से नहीं बैठना जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। ओके, तो मूविंग ऑन कि रिप्लेस कैसे करें। रिप्लेस करने के लिए हम लोग 3 तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर क्या होता है कि ये एक दांत है जो आप लोग सेट देखते हैं, सेट समझते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज जो सेट होते हैं, वो सेट जैसी चीज वहां पे एक दांत की भी लग सकती है। अब ये दांत भी लग जाना काफी हेल्पफुल हो जाता है, बोन गलना कम हो जाएगा, दांत गिरेंगे नहीं, और सही जगह पर रहेंगे तो ज्वाइंट पे भी असर नहीं पड़ रहा होता है। इसकी खासियत है कि ये दांत निकाला जा सकता है, निकाल के आप साफ सफाई करके वापस से लगा लीजिए। प्रॉब्लम भी यही है कि ये निकाला जा सकता है, और इसलिए आपको इसमें दिक्कत होती है कि हाँ अब निकालना है, रोज सफाई करनी है, लगाना है, एक हैबिट बनाना होता है, क्योंकि मुंह के अंदर एक अलग सी चीज रखी रहती है। लेकिन ये एक दांत के लिए, मल्टीपल दांत के लिए, या सारे दांत के लिए भी यूज हो सकता है, और इस तरह से यूज करके आप पेशेंट को सारा का सारा दांत दे दे सकते हैं, जिससे उसको खाने में, उसके देखने में, हर तरह से उसको राहत रहती है। दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि ये निकाला नहीं जा सकता, आप नहीं निकाल सकते हैं खुद से, पर इसमें 2 दांतों को कट किया जाता है, आगे और पीछे, जहां पे गड्ढा है उसके आगे पीछे दांत को कट करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग
3 दांत जोड़ के एक ब्रिज जैसा बना के डाल देते हैं। इसी चीज को ब्रिज बोलते हैं डेंटिस्ट्री में। अब ये जो चीज है ये फिक्स जरूर होता है और इसको भर रहा होता है, और एक नहीं मल्टीपल दांत के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि ब्रिज में एक चीज तो होगी कि बीच वाला जो पोर्शन होगा उस पे जो दबाव पड़ेगा उसके नीचे सपोर्टिंग कुछ नहीं है, वो भार आगे पीछे ही जा रहा होगा। तो इस ज्वाइंट पे और इन दांतों पे एक भार जा रहा होता है। प्लस आपके पास 2 अच्छे दांत हो गए जिनको आप कट करवाते हैं। तो ये हो गया फिक्स ब्रिज का। जब आप कट करवाते हैं और उस पर सीमेंटेशन होता है, मतलब ये दांत जो है वो बैठेगा तो एक सीमेंट से जोड़ा जाएगा। वो सीमेंट और ये दांत के बीच जो सीमेंट होता है वो धीरे 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 पानी के साथ खराब होता है। समय के साथ आगे पीछे का दांत जो होता है वो खराब होता है इस कैप के अंदर अंदर, तो पता नहीं चल रहा होता है। लेकिन हाँ, एक टाइम आता है जब या तो ये खुद से टूट जाएगा या वहां पे और भी दिक्कतें आती हैं। खाना वगैरह फंसने की समस्या भी थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन अगर जरूरत हो तो ये बहुत अच्छा उपाय होता है। ये सिर्फ एक दांत के लिए नहीं, बहुत तरह से यूज हो सकता है। मल्टीपल दांत के लिए भी यूज हो सकता है, या किसी का अगर बहुत सारा दांत सड़ा हुआ है जिसको हम लोग एक साथ ठीक कर सकें, तो वहां पे भी एक कैप और ब्रिज काम आता है। देखने में ये अच्छा है, बाकी दांत को रीस्टोर एक तरह से कर देता है। जो जहां आपका रूट है वो अच्छे से काम करेगा, और इस कैप की वजह से फर्दर डैमेज जो है वो नहीं हो रहा होता है, एक्सेप्ट कि खाना वगैरह ज्यादा फंस रहा होता है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो खैर ये ध्यान आपको अपने नेचुरल दांत में भी रखना है। ये अपनी जगह पे बहुत अच्छी चीज होती है, स्पेशली तब जब वहां पे दांत का आपको ट्रीटमेंट कराना ही कराना हो। अगर आपको आगे पीछे दांत की आरसीटी वगैरह करानी है तो एक कैप ऐसे भी लगता। तो इन दोज केसेस इस तरह का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। घिसे हुए दांत पे, जहाँ पे जड़ ठीक है बस दांत घिस गया, ऊपर का क्राउन घिस गया है, वहां ये काफी अच्छा ट्रीटमेंट। अगला ट्रीटमेंट होता है इम्प्लांट। ये आज के डेट का साइंटिफिकली सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक दांत के जैसा ही जड़ जैसा है आगे पीछे का, एक जड़ हम लोग प्लेस करते हैं। और ये जो जड़ प्लेस करते हैं सारा का सारा लोड ले रहा होता है जो इस दांत के ऊपर हो रहा होता है। तो खाने में एक तो बनता है, नेचुरल लोड लग रहा होता है उस हड्डी पे जो लगना चाहिए था। साफ सफाई में आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो साफ सफाई है वो उसी तरह करनी है जैसे आप किसी भी नेचुरल दांत की करते हैं। तो देखने में भी ठीक लगता है, फंक्शन में भी अच्छा होता है। बस भगवान का दिया हुआ नहीं है, नेचुरल नहीं होता है, पर अदरवाइज ये सारा का सारा फंक्शन कर रहा होता है। बेनिफिट इसमें ये एक और होता है कि ये दांत सड़ेगा नहीं। नकली दांत है, सड़ नहीं सकता। ये भी दांत आप सिंगल के लिए या मल्टीपल इम्प्लांट लगा के सारा का सारा दांत देने के लिए यूज कर सकते हो। अगर किसी में कोई दांत भी नहीं है तो भी इस दांत से आप सब कुछ कर रहे हो सकते हो। यहाँ पे इम्प्लांट लगा के सब कुछ फिक्स दिया जा सकता है, उस तरह के डेंचर की जरूरत नहीं होती है। कोई और सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। जैसे नेचुरल टीथ अगर नहीं है तो हम लोगों को दिक्कत होती थी, अब वो दिक्कत नहीं होती है। कोई दांत नहीं है तो भी सारा दांत देके ये सपोर्ट रहता है, तो ये अच्छे से यूज हो पाता है। सारा का सारा लोड भी इस पे चला जाता है, तो न खाने में दिक्कत हो रही होती है न किसी और चीज में। ठीक है, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा फर्दर जा रहा हूँ, मतलब दांत से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ एक और चीज पे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था थोड़ा सा ये डेंटिस्ट्री जो है, जनरल डेंटिस्ट्री में चीजें आती हैं। प्री कैंसरस लीजन और कंडीशन। क्या होता है प्री कैंसरस लीजन और कंडीशन? तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है प्री कैंसरस, ये अभी तक कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन ये वो रीजन या कंडीशन है जहां पर कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मुंह के अंदर वाइट सा दिखना, आपको च्यूअर है, तंबाकू पान खाने वाला है, सिगरेट पीने वाला है,
और उसके में पैचेस दिख रहे होते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पर चांसेस ज्यादा हैं कि कैंसर हो। व्हाइट दिख रहा है तो ल्यूकोप्लेकिया, रेड दिख रहा है तो एरिथ्रोप्लेकिया या लाइकन प्लैनस इसको बोलते हैं। इसके अलावा होता है ओएसएमएफ। ओएसएमएफ होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यहाँ पर एक कंडीशन होती है पूरे मुंह में, जो बिहार में काफी प्रेवलेंट है। और बिहार में लोग जनरली तंबाकू खाने वाले बोलते हैं मेरा मुंह छोटा हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि गाल वगैरह में फाइब्रोसिस बहुत होने लगती है, और ये इंडिकेट कर रहा होता है कि वहां पर कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़े रहते हैं। तो एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर अभी तक कैंसर हुआ नहीं है, और मेन ट्रीटमेंट यहाँ पर पहला यही है कि आप पान, तंबाकू, सिगरेट, जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अगर आप ये सब चीजें छोड़ देते हैं तो फिर ये फर्दर बढ़ नहीं रहा होता है। फिर ये इंडिकेशन यहीं पर है कि हाँ, कैंसर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी नहीं। चांसेस लेकिन स्टिल नॉर्मल आदमी से ज्यादा हो चुके हैं। परसेंटेज इनके में ज्यादा होगा कि कैंसर हो। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में और भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे शुरुआत में मुंह में जलन हो रही होती है, थूक कई बार ज्यादा निकलने के बाद धीरे धीरे घटने लग जाता है, मुंह सूखने लगता है, मुंह कम खुल रहा होता है, और जो गाल होता है उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, कड़ा सा लगता है, फील होता है बहुत कड़ा सा। पेशेंट को खाने चबाने में ऑफकोर्स दिक्कत तो हो ही रही होती है, कई बार घोटने में भी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन प्री कैंसरस ही है, वो अब तक कैंसर नहीं हुआ है। कैंसर तब होता है जब वो कैंसर का अल्सर प्रोलिफरेटिव ग्रोथ हो वहां पे, और हिस्टोलॉजिकली वो कैंसर बन चुका हो। मतलब वहां पे जो भी फर्दर पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ पर से कैंसर जो है मुंह के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, और बहुत प्रेवलेंट रीजन है, स्पेशली बिहार में, जहाँ कैंसर होने की संभावना काफी हाई होती है। कैंसर जो होता है, अब कैंसर और ट्यूमर में एक बेसिक अंतर होता है। क्या होता है कि ट्यूमर जो होता है वो एक ऐसा लीजन होता है, एक ऐसी जगह होती है जो कि एनक्लोज्ड हो, मतलब कि वो फैलती सी ना लगे, बस बढ़ती लगे। वो बढ़ रहा है मगर बाकी के टिश्यूज में फैल नहीं रहा है, वो ट्यूमर होता है। जैसे फाइब्रोमा हो गया, लाइपोमा हो गया। और कैंसर जो होता है जिसको कार्सिनोमा बोलते हैं, कार्सिनोमा ये टर्म होता है जब एपिथेलियम पे हो, मतलब ऊपर के लेयर पे हो। और सार्कोमा तब बोलते हैं जब अंदर के ये रीजन्स में हो, जैसे मसल में हो गया, या जो भी कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है उसको सार्कोमा बोलते हैं। और जो ऊपर के लेयर का स्किन या म्यूकोसा का हो गया उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। अब ये जो कैंसर होता है ये तीन तरह से देखा जाता है। पहला तो ट्यूमर। ट्यूमर मतलब वो एरिया जहां पर प्राइमरीली हमें दिख रहा है कि कोई लीजन है। ठीक है, ये एक्सप्लेन इसी तरह से हो रहा होता है कि पहला ट्यूमर, दूसरा वो किस तरफ बढ़ रहा है, तो वो लिम्फ नोड्स की तरफ बढ़ता है, गर्दन में जो लिम्फ नोड्स है उधर से बढ़ रहा होता है। और तीसरा होता है मेटास्टेसिस, मतलब शरीर के किसी भी और पार्ट में बढ़ रहा। तो दो तरह का स्प्रेड हो गया, एक तो आजू बाजू के एरिया में, दूसरा दूर दराज के एरिया में। इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं TNM क्लासिफिकेशन, ट्यूमर नोड्स एंड मेटास्टेसिस क्लासिफिकेशन। ये साइज पे डिपेंड करता है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, साइज पे डिपेंड करता है। ट्यूमर का साइज कितना है, लिम्फ नोड का साइज कितना है, और कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, और मेटास्टेसिस है या नहीं है। इसी बेसिस पे एक स्टेजिंग होती है, जो कि इन जनरल, मतलब मूवीज में भी सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं हम लोग, जो प्रेवलेंट है, लोग बात करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। किसी को इंटरेस्ट है तो ये क्लासिफिकेशन ले सकता है, या मैं भेज दूंगा फिर, तो फोटो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिसाइड कर रही होती है, ये स्टेजिंग डिसाइड कर रही होती है कि हमारा ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। जैसे अगर ट्यूमर है T1 T2 स्टेज में, और लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होगा वो सर्जिकल हो रहा होगा।
ट्रीटमेंट जो होता है 3 तरह का होता है कैंसर का, सर्जिकल, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो प्राइमरली वो होगा सर्जिकल। ओरल कैंसर के साथ एक चीज है कि अभी भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्राइमरली सर्जिकल होता है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी यहाँ बहुत काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन कई केसेस में करना ही पड़ता है। तो सर्जिकल तब होगा जब हमारे पास एक ट्यूमर है और बगल के लिम्फ नोड्स को हम लोग निकाल सकते हैं, एक लोकलाइज्ड एरिया है जिसकी सर्जरी करनी है, तब सर्जिकल होता है। रेडियोथेरेपी भी तभी हो रहा होता है जब चीजें एक जगह पर हैं, आपको पता है यहाँ कैंसर है तो ही हो रहा होगा। पर एक कीमोथेरेपी है जो मेडिसिन से होता है, जो कि पूरे शरीर में फैलेगा, तो जहां जहां भी कैंसर होगा वहां पे उसको अफेक्ट कर रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कौन सी ट्रीटमेंट हम लोग लेंगे या कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे, ये तब जब हम लोग वो ग्रुपिंग, वो स्टेजिंग कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका कैंसर का ट्रीटमेंट पार्ट। फर्दर के लिए अब एक और प्रॉब्लम जो दांतों की होती है वो होता है माल ऑक्लूजन। माल ऑक्लूजन मतलब दांत जो है एक साथ ठीक से बैठ नहीं रहे होते, जगह पे नहीं होते हैं, जिसके लिए हम लोग क्लिप ट्रीटमेंट कराते हैं। ये बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो दांत जो है किस तरह से, चेहरा किस तरह से जा रहा है, नॉर्मल पे है, नीचे वाला जबड़ा पीछे की तरफ है या ऊपर वाला जबड़ा पीछे की तरफ है, उस हिसाब से इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में हम लोग डिवाइड करते हैं। दूसरा हम लोग इसमें देख रहे होते हैं कि क्राउडिंग, मतलब दांत जो है एक दूसरे से आगे पीछे में तो नहीं है। क्रॉस बाइट, एक दूसरे को पार तो नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से बैठना चाहिए उसके उल्टे तरह से तो नहीं बैठ रहे हैं। ओवर बाइट, एक दूसरे से ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। या स्पेसिंग, जो छेहर दांत बोलते हैं हम लोग। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्लिप से होता है, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। पहला ट्रेडिशनल, जो कि मेटल का दिख रहा होता है। दूसरा सेरामिक, जो कि सेरामिक होता है, दांत के रंग का होता है तो उतना पता नहीं चलता है। तीसरा लिंगुअल, जो पीछे के तरफ से लगता है दांतों में, अगेन ये भी इसीलिए होता है कि दिखे नहीं ज्यादा। और चौथा अलाइनर्स। अलाइनर्स जो होता है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा होता है, वो मटेरियल बना के हर 15-15 दिन पे हम लोग चेंज करवा के देते हैं, और दांत धीरे धीरे अपने पोजीशन पे आते चला जाता है। दांतों का पोजीशन में आना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इससे दांतों में गंदा जल्दी नहीं जमा होगा, पहला। क्योंकि दांत एक लाइन से जब रहता है तो सफाई में बनता है, तो मसूड़े की समस्या कम होगी, दांतों की सड़न की समस्या कम होती है। दूसरा, देखने में अच्छा लगता है, तो बच्चों की मन स्थिति ठीक रहती है, कोई चिढ़ाने छेड़ने वाली बातें नहीं होती। और तीसरा, आपको खाना खाने में बनता है ठीक से, क्योंकि सारा दांत ठीक से बैठ रहा होता है, तो बाद में टीएम जॉइंट की समस्या भी नहीं हो रही होती है। तो माल ओक्लूजन का ट्रीटमेंट इन सब कारणों से जरूरी होता है। अब आप दांतों का अपना केयर कैसे रख सकते हैं? तो 2 बार ब्रश कीजिए दिन में, रेगुलर फ्लॉसिंग कीजिए। फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश मैं दिखाना चाहता था, वीडियो थोड़ा सा मेरा लाइएगा। आ गया? ये चीजें होती है फ्लॉस, सॉरी इंटरडेंटल ब्रश। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इंटरडेंटल ब्रश है। और इस तरह से फ्लॉस आता है। फ्लॉस एक धागा होता है जिससे आप दांत के बीच में सफाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं मॉडल भी लाया था दिखाने के लिए कि कैसे, तो देख ही लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो की समस्या होगी, एक सेकंड पकड़िएगा इसको। ठीक है, ये दांत है, इसके बीच में आप इसको डाल के और उसके बाद अंदर से इसको सफाई से निकाल सकते हैं। इस तरह से खाना फंसता नहीं। इंटरडेंटल ब्रश जो होता है वो भी दांत के बीच में आप डाल के और उसके बाद फिर उसको सफाई कर सकते हैं। इससे दांतों के बीच में खाना नहीं फंसता है। ब्रशिंग भी मैं दिखाई देता हूँ, 2 मिनट टाइम है। ठीक है, तो क्या करते हैं ब्रशिंग में, ब्रश लेते हैं और हल्का टेढ़ा करके इसको मसूड़े के ऊपर रखा जाता है, और वहां से ऊपर की तरफ, नीचे वाले दांत में ऊपर की तरफ, ऊपर वाले दांत में नीचे की तरफ खींचा जाता है।
जैसे नीचे से ऊपर सफाई कर रहे हो। सिर्फ ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है। ये सफाई करने के बाद पीछे वाले जो लिंगुअल पोर्शन है वहां भी इसको सफाई की जाती है। अब आगे में और पीछे में, आगे वाले दांत के पीछे में जो सफाई करनी होती है उसमें ब्रश का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मसूड़े से टच करके और उसके बाद ऊपर की तरफ खींचा जाता है। और ये जहां पर जो पोर्शन है जहां मैंने बताया सबसे ज्यादा गंदा बैठता है उससे इसी से साफ रहेगा। ऊपर वाला पोर्शन भी वैसे ही। इस तरह से अगर सफाई कीजिएगा तो आप ढंग से ब्रश कर पाइएगा और जल्दी कोई भी गंदा नहीं जमा होगा जिससे कि कोई भी बीमारी हो रहा हो। बच्चों में ब्रेसेस समय पे लग जाने चाहिए फर्दर केयर ऑफ टीथ में। जो भी दांत आपका निकलता है उसको जरूर से रिप्लेस करवा लें ताकि आगे की प्रॉब्लम्स ना हो। कोई भी दांत सड़ रहा है समय से फिलिंग करा लें। कैपिंग की ज्यादा जरूरत है, दांत घिस गया है, एज के साथ घिसता है तो वहां पे समय से कैपिंग करवा लें। आरसीटी करके अगर सब दांत कैपिंग हो जाता है तो वो और लंबे समय तक चल रहा होता है, नहीं तो वहां पे सेंसिटिविटी वगैरह की समस्या आती है और उसके साथ ही दांत फर्दर खराब होते जाता है जो कि कहीं से अच्छा नहीं होता है। और इसके साथ ही स्केलिंग हम साल में 2 बार जरूर करा लेनी चाहिए जिससे कि कैलकुलस वगैरह जमा ना हो और किसी भी तरह की मसूड़े की समस्या ना हो रही हो। अगर इतना आप करते हैं तो फर्दर आपको दांतों की समस्या नहीं हो रही होती है। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन के लिए रेडी हूं मैं, आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू डॉक्टर अंशुमान जी। आपके मैसेज से जो आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, लोगों ने आपको काफ़ी मैसेज दिया है। एक है कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, एजुकेटिव इंट्रोडक्शन अबाउट डेंटिस्ट्री एंड प्रिवेंटिव अवेयरनेस, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। ये डॉक्टर अहमद हसन जो कि सऊदी में रहते हैं उन्होंने किया है। दूसरा है हम लोग के सुपौल के डॉक्टर राम प्रवेश साहब, थैंक यू डॉक्टर प्रत्युष, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, डायनेमिक लेक्चर, एक्सलेंट सेशन, ब्यूटीफुल डिस्क्राइब टीथ डिजीज, काइंडली शेयर योर मोबाइल नंबर, क्लिनिक एड्रेस, मोबाइल नंबर दोनों ये मांग रहे हैं, इसमें टाइप कर दीजिए। क्लिनिक वहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो उनको मिल जाएगा। और इस तरह से मुझे लगता है कि हम लोगों का मनीष जी आर अवेलेबल? जी सर, जी सर। हाँ, तो आपको कुछ क्वेश्चंस करना हो तो मनीष जी आप करें, क्योंकि अब समय हम लोग के पास में केवल 1 मिनट बचा है। अपना कमेंट्स करें या कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली सर आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, काफी कुछ समझने को मिला, काफी कुछ जानने को मिला। बिकॉज बीइंग अ होम्योपैथ हम लोग का मेथड और ट्रीटमेंट शायद अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली दिस मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, द काइंड ऑफ डिजीज हम लोग सेम चीज ही पढ़ रहे होते हैं। तो उस चीज के मतलब बारे में डीप इनसाइट जो आज मिला, जो हम लोगों ने पेरिडोंटाइटिस के बारे में जाना या मैलोक्लूजन के बारे में जाना या कैंसर के बारे में समझा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू फॉर केयरिंग योर टीथ, तो वो सारी चीजें जो हमने समझी वो काफी इंसाइटफुल था, काफी अच्छा था और काफी कुछ समझने को मिला। तो ऑब्वियसली मतलब काफी कुछ जानने को मिला। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे बीच आए और आपने हमें डेंटल के बारे में जो बेसिक जानकारियां दी उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो इस तरीके से हैंड आज ओवर का कर हमारा दें, हिंदी सेशन समाप्त होता है। सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर कर दें। जी सर, इस तरीके से आज का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है। आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर प्रत्युष अंशुमन। कल के मेहमान होंगी डॉक्टर रत्ना दत्त जो मैग्नीशियम कार्ब के बारे में बेसिक जानकारी देंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द हिंदी सेशन। द टाइम इज फॉर द इंग्लिश सेशन नाउ। ओवर टू धनेश सर।